अतुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट रहेगी, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। यह स्टेप रहेगा। इसमें रासायनिक बलगतिकी क्या है इसके बारे में पहले समझना रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, कल हम बताए थे कि रासायनिक बलगतिकी देखा जाए तो रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से हो रही है, यानी तेज हो रही है कि धीमे हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की गति और उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, रासायनिक बलगतिकी हेडिंग पड़ जाएगी। तो इसमें लिखिएगा रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, ध्यान से समझते जाइएगा, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और उस दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, रासायनिक अभिक्रिया की दर और उस दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, आप लोगों को समझाया भी गया था कि कोई अभिक्रिया किस दर से हो रही। देखिए, अभिक्रिया देखने के बाद पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, और अभिक्रिया की दर का पता लगाने के लिए उसकी सांद्रता में परिवर्तन देखा जाता है और कितना समय लगा उस सांद्रता परिवर्तन में, यह देखा जाता है। तब जाकर के अभिक्रिया की दर आ पाती है, तभी जाकर अभिक्रिया की दर क्या है, मिल पाती है। तो इसके बारे में इस लेसन में अध्ययन किया जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या दिया है, तीव्र गति की अभिक्रियाएं कुछ होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं जो है मंद गति से होती हैं, यानी स्लो रिएक्शन भी होता है, मंद गति की अभिक्रिया भी होती है, और तीव्र गति की अभिक्रिया भी होती है, जिसको कहते हैं फास्ट रिएक्शन। हमने बताया था ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो उदासीनीकरण क्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया, और अवक्षेपण क्रियाएं देखा जाए तो प्रायः तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, यानी फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। और जो हमने बताया आणविक अभिक्रिया है, जिसमें एक अणु दो छोटे या तीन छोटे अणुओं में बढ़ता है, वह देखा जाए तो वह मंद गति की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो दोनों को एक साथ हम लोग लिख लेंगे इसको, और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, तीव्र एवं मंद गति की अभिक्रिया, हेडिंग डालिएगा, यानी फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस लिखिएगा। रिएक्शंस लिखिएगा, फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस लिखिएगा। लिखिएगा वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र वेग से होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र वेग से होती हैं, तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती हैं। तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती हैं।
प्रायः उदासीनीकरण अवक्षेपण अभिक्रियाएं तीव्र गति की अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। हो गया? ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए, हमने बताया कि तीव्र गति की अभिक्रिया के अंतर्गत उदासीनीकरण में जैसे एक अम्ल ले लीजिए या Cl हुआ, एक क्षार ले लीजिए या NaOH हुआ, यह आपस में जब क्रिया करते हैं, या क्षार में या NaOH यहां लिखेंगे, या NaOH हुआ, जब यह रिएक्शन करता है तो बनता है क्या? NaCl बनता है, अब प्लस OH और H मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। यानी यह अम्ल है और यह क्षार है, इसकी अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें लवण और जल बनता है। यह देखिए बना। यह जो है तीव्र गति की अभिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि इसमें देखिए बंध नहीं टूटते हैं। बंध का मतलब है, जैसे आपको बताया गया होगा 11th में, 3 प्रकार का बंध होता है। एक वैद्युत बंध होता है, एक सहसंयोजक बंध होता है, और एक क्या होता है? उपसहसंयोजक बंध होता है। तो इसमें देखा जाए, या Cl में बंध देखा जाए तो H प्लस और Cl क्या है? माइनस है। या NaOH में देखा जाए तो Na प्लस है और OH क्या है? माइनस। प्लस माइनस संबंध है, और इसी यह प्लस वाला इसके माइनस के पास गया, तभी NaCl देखा जाए लवण बना है, और यह क्या बना है? जल। तो यह देखिए एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो लिखिएगा नीचे, यह Cl प्लस NaOH इजकल टू NaCl प्लस H2O। इसके सामने लिख दीजिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक रिएक्शन हमने दे दिया। आप इसी तरह से और भी जो रहेगा, जैसे अवक्षेपण या उदासीनीकरण जो भी मिलेगा, उसमें अगर पूछा जाए कि तीव्र होगी या मंद होगी, तो उसको लिखिएगा क्या? तीव्र गति की अभिक्रिया होगी। एक जनरली हमने बता दिया। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद अब है मंद गति की अभिक्रिया के बारे में। तो लिखिएगा वे अभिक्रियाएं, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिएगा वे अभिक्रियाएं जो धीमी गति से चलती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके होने में कई घंटों या दिनों का समय लग सकता है। हो गया? प्रायः, इसको अंडरलाइन करिएगा जो लिखवा रहे हैं। प्रायः आणविक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं होती हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना है। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हो गया? ध्यान दीजिए सब लोग। अब इसका उदाहरण देखिए। आणविक अभिक्रिया में हमने बताया था एक अणु रहेगा, वह 2 छोटे या 3 छोटे अणुओं में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए जैसे H2O2 ले लीजिए, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। मिला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और एक होता है जल H2O, जिसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। तो जब H2O2 टूटता है
तो क्या क्या बनता है, H2O बनता है प्लस O2 बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब टूटता है तो क्या बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस किया जाएगा, यहां पर 2 बढ़ाएंगे तो 2 दूना 4, या हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहां पर 2 कर लेंगे तो देखिए सबका बैलेंस हो जाएगा। 2 दूना 4 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यह ऑक्सीजन 2, बताइए 4 हो जाएगा कि नहीं। तो यह देखिए एक अणु था, यह 2 अणुओं में टूट गया, तो यह आणविक अक्रिया है। इसके अलावा आपको बताए थे हम अमोनियम नाइट्राइड बताए थे, याद है होगा फार्मूला, NH4NO2, बोलिए है, बताए थे। यह नाइट्राइट है, एक होता है नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रेट में NO3 लगता है और नाइट्राइट में क्या रहेगा, NO2 लगेगा, और नाइट्राइट की भी वैलेंसी -1 होती है और अमोनियम रहेगा तो +1 है। तो बताइए बैलेंस है कि नहीं। जब अमोनियम नाइट्राइट टूटता है तो क्या क्या बनता है, नाइट्रोजन बनती है और इसके साथ साथ और क्या बनता है, जल बनता है। नाइट्रोजन और क्या बनता है, जल। तो बताइए 2 अणुओं में यह भी टूटा कि नहीं, तो यह भी आणविक अक्रिया के अंतर्गत रहेगी। बैलेंस करिएगा तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहां पर 2 करिएगा, यहां 4 नहीं कर देना है, यहां पर 2 करने से 2 दूना 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 यहां हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस हो गया। तो यह देखा जाए दोनों रिएक्शन आणविक अक्रिया के अंतर्गत आएंगे। किस अक्रिया के अंतर्गत आएंगे, आणविक अक्रिया के अंतर्गत आएंगे, जिसमें एक बड़ा अणु 2 छोटे अणुओं में टूटेगा। तो इसको भी नोट कर लेना है, तो नीचे नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन। इस टाइप में जहां भी रिएक्शन मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह मंद गति की अक्रिया होगी। उससे कोई तो बताइए हो गया होगा सबका। तो यह आप लोग समझ गए कि तीव्र अक्रिया कौन कौन सी आएंगी और कौन कौन सी अक्रिया जो है मंद गति की अक्रिया आएंगी, हमने प्रायः लिखवाया है। इसके अलावा देखिए इसका अनुभव प्रयोगों के आधार पर भी दिया जाता है, लेकिन अधिकांश जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वह आणविक अक्रिया या उदासीनीकरण या अवक्षेपण के बेस पर देता है, तो उसका जवाब इसी तरह देना होता है। तो आ जाएगा सबको। इसके बाद आप देखिए है अभिक्रिया की दर। अब मेन पॉइंट पर आ गए आप चैप्टर पर, अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डाल लीजिएगा। अभिक्रिया की दर कहिए चाहे अभिक्रिया का वेग कहिए, हेडिंग डाल लीजिएगा अभिक्रिया की दर। दर यानी रेट ऑफ रिएक्शंस रहेगा, अभिक्रिया की दर। इंपॉर्टेंट इसको लगाएगा। इसी का विस्तार करते हुए इस चैप्टर में हमको चलना है। अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने बताया कि जैसे आप फिजिक्स में चलते हैं तो उसमें चाल मिलती है। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं तो पूछा जाता है कि किस चाल से आप गए, या एक दिशा में जा रहे होते हैं तो पूछा जाता है किस वेग से आप गए। अगर एक निश्चित दिशा में आप जा रहे हैं तो हमको पूछना चाहिए किस वेग से आप गए, और अगर कई दिशाओं में आप बदल कर जाते हैं तो पूछा जाता है कि किस चाल से आप गए। तो चाल बराबर जैसे दूरी बटे समय होता है तो वह आपकी रफ्तार को बताता है, किस रफ्तार से आप गए वह बताता है। तो उसी तरह से यहां भी अभिक्रिया की रफ्तार यानी किस रफ्तार से अभिक्रिया हो रही है इसके बारे में होता है। बशर्ते यह है कि वहां जो है आपसे पूछा जाता है रफ्तार का मतलब चाल होता है, और यहां अभिक्रिया की दर या वेग वही कहलाएगा। और चाल बराबर जैसे दूरी बटे समय है तो यहां पर जो अभिक्रिया की दर है वह देखा जाता है सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन को कैसे दिखाया जाता है, मोल प्रति लीटर से। ये बताए थे
कि सांद्रता परिवर्तन किससे दिखाते हैं? मोल प्रति लीटर से। तो यह देखा जाता है चाहे वह अभिकारक रहेगा चाहे उत्पाद रहेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में चाहे अभिकारक चाहे उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर ही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? दर कहलाती है। या उसी को कहते हैं एकांक समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? दर कहलाती है। तो समझ गए होंगे सब लोग। तो चलिए नोट कर लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। नीचे यह फार्मूला नोट करेंगे। सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल अभिक्रिया की दर, यह फार्मूला। सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। हो गया होगा सबका। तो इसमें देखते हैं कि सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब आप इससे गेस कर सकते हैं, दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, या इस तरह बोलिए, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को कहते हैं अभिक्रिया की क्या? दर। नीचे वाला एकांक कर दिया जाएगा। हमने कहा एकांक समय बोला जाएगा तो उसमें 1 घंटा भी शामिल हो जाएगा, 1 सेकंड भी शामिल हो जाएगा, 1 मिनट भी शामिल हो जाएगा। इसलिए एकांक शब्द का प्रयोग यहां किया जाता है। अगर आप 1 सेकंड में बताएंगे तो वह स्पेशली आपके लिए रहेगा। ये समझ में आया होगा सबको। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता है कि अभिक्रिया की दर कब अधिक होगी, तो आप बताएं अभिक्रिया की दर उस समय अधिक होगी जब नीचे वाला कम होगा और ऊपर वाला अधिक होगा। मतलब क्या है? कम समयांतराल में सांद्रता में परिवर्तन अधिक है, बोलिए, नीचे वाला कम करिएगा। कम समयांतराल यानी बहुत कम समय में अगर सांद्रता में परिवर्तन अधिक है तो अभिक्रिया की दर क्या है? अधिक होगी। जैसे आप कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वहां भी कहना चाहिए आपकी कि चाल उस समय अधिक होगी जब कम समय में अधिक दूरी कवर करेंगे। कम समय में अधिक दूरी कवर करिएगा तो कहा जाता है कि चाल बहुत अधिक है। अगर आप आकलन कर रहे हैं दूरी बहुत अधिक थी, बहुत पहले आप कैसे इतना जल्दी आ गए, तो आपको यह गेस होता है कि मतलब जो है बड़े स्पीड से आए होंगे, बहुत रफ्तार से आए होंगे। तो रफ्तार का मतलब यही हुआ चाल। तो उसी तरह यहां भी अभिक्रिया की दर कब अधिक होगी, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे जल्दी हो जाएगी, तो उसमें यही होना चाहिए। अगर समय कम लगती है, यानी समय कम लगता है किसी अभिक्रिया के होने में और सांद्रता में परिवर्तन अधिक है, तो उस समय कहा जाता है अभिक्रिया की दर क्या है? अधिक है। तो समझ जाएंगे सब लोग ने। तो नीचे लिखेगा, यदि, नीचे नोट करिएगा, यदि कम समयांतराल में, या लिखिएगा कम समय में, लिखिएगा यदि कम समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अधिक होता है, सांद्रता में परिवर्तन अधिक होता है,
तो अभिक्रिया की दर अधिक होती है। तो अभिक्रिया की दर अधिक होती है। ये समझ में आ गया होगा सबको। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सांद्रता में परिवर्तन को जो दिखाया जाता है वह डेल्टा सी कंसंट्रेशन से यह सी बना है। डेल्टा सी का मतलब सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा बटा समयांतराल डेल्टा टी, यह हो जाएगा। यदि यहां पर लिखते हैं यदि सांद्रता में कमी हो जाती है, सांद्रता में कमी हो रही है, तो सांद्रता में कमी होने का मतलब क्या है, तो उस समय अभिक्रिया की दर जो आएगी, अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा डेल्टा सी माइनस हो जाएगा, अब बटा डेल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इतना अंतर करना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। हमने कहा कि जब भी सांद्रता में परिवर्तन लेंगे तो अंतिम में से क्या करेंगे, प्रारंभिक वाला घटाएंगे। अगर प्रारंभिक वाला ज्यादा है, अंतिम वाला कम हो गया, तो अंतिम में से बताइए प्रारंभिक हटाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं। इसलिए माइनस साइन यहां लिया जा रहा है। माइनस साइन लेने का मतलब सांद्रता में क्या हुई, कमी हुई। अगर यहां प्लस आएगी तो सांद्रता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसको नोट कर लेना है। तो बताइए समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला दिन है इसका, इसलिए और पहला लेसन भी हम स्टार्ट किए जिसमें एक यूनिट है जो कि हमने बताया यह रासायनिक बलगतिकी कितने नंबर की रहेगी, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोर्ड में आएगा। 05 यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग भी कॉपी में। 05 यह इंगित रहे कि इस लेसन को हम पढ़ रहे हैं या यूनिट को पढ़ रहे हैं, तो 5 नंबर की यह यूनिट है बोर्ड के हिसाब से, इसको ध्यान दीजिएगा। और अकेला एक लेसन इसमें मिलेगा जो कि बहुत इजी होता है। अगर आप समझ जाएंगे तो 5 नंबर की पूरी थियरी आपको समझ में भी आएगी, उसके अलावा आप बोर्ड में लिख भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आप समझिएगा, एक और लिया है कैलकुलस के बेस पर जो कि 11th में बार बार मिलता है कि अति सूक्ष्म समय, अति सूक्ष्म समय का मतलब dt से लिया जाता है। अति सूक्ष्म समय का मतलब क्या है, dt। अगर बहुत कम समय में जो सांद्रता में परिवर्तन है वह बहुत अल्प हो, dx उसको लिया जाता है, x से लिया जाता है लेकिन dx से डिनोट करते हैं। अगर अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में सांद्रता में परिवर्तन dx हो तो अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाएगी, dx अपान क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी। एक कैलकुलस के बेस पर है जो कि 11th में भी मिलता है। तो नोट कर लीजिएगा स्टार लगाकर कहीं पर, यदि अति सूक्ष्म समयांतराल में, समयांतराल dt में, यदि अति सूक्ष्म समयांतराल dt में सांद्रता में परिवर्तन x हो, स्मॉल x लिखिएगा, सांद्रता में परिवर्तन स्मॉल x हो, तो अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर बराबर dx अपान dt लिख दीजिएगा। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, dx अपान क्या, dt हो जाएगी। यह अभिक्रिया की दर हो जाएगी, इससे डिनोट करते हैं। अब यहां देखिए, आप देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब लगाएगा तो कभी कभी इसका भी डेरिवेशन का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको कह लेता है हर जगहों पर, चाहे 11th की, चाहे 12 की फिजिक्स रहेगी, चाहे केमिस्ट्री रहेगी, तो इसी बेस पर उसका डेरिवेशन और उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाया जाता है। कहीं कहीं पर यूज किया जाता है, कहीं कहीं पर इसका यूज नहीं होता, लेकिन यह दे देता है कि ऐसा रहेगा।
अति सूक्ष्म समयांतराल का मतलब है जो लिमिट आप लेकर कहते हैं। अब तो 12 में मैथ वाले पढ़ेंगे भी, हो सकता है कुछ लोग पढ़ रहे होंगे और कुछ लोगों को भी पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी वाले तो ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। यहां देखिए आपको बता दें हम प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रथम कोट की अपक्रिया पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में। अभी उस पर हम लोग कुछ समय बाद जाएंगे, इसी लेसन मिलेगा। उसमें देखिएगा कैलकुलस का भी प्रयोग किया गया है। वहां पर एक फार्मूला निकाल करके उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है, लेकिन समझ जाएंगे तब, और नहीं समझेंगे तो बहुत टिपिकल भी लगता है। और वह बार बार क्वेश्चन देता है। प्रथम कोट की अपक्रिया का ही विस्तार आपके सिलेबस में है और उसी पर बार बार क्वेश्चन भी देता है। पिछले सालों में भी आया है, आने की संभावना आगे भी रहेगी, इसलिए इसको ध्यान से दीजिएगा। तो देखिए, चलिए हम बता दिए कि अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे। तो याद रहेगा ना, सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग कहलाएगा। यह तो स्टेप आ गया होगा समझ में। अब देखिए, चलिए हेडिंग डालिएगा, अपक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत। हेडिंग डालिएगा, अपक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत, हेडिंग रहेगी। अपक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत रहेगा। इसको समझना भी है और लिखना भी है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और इसमें एक प्रभावी टक्कर की बात होगी, उसके अलावा सक्रियण ऊर्जा की बात होगी। आता है सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसी मिलेगा इसी हेडिंग में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अपक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत। जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक के जो अणु होते हैं, अभिकारक का मतलब जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, उनके अणुओं में टक्कर होती है, या उनमें जो कण होते हैं उनमें टक्कर होती है। टक्कर तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ टक्करों के बाद ही उत्पाद बन पाता है, कुछ टक्करों से ही उत्पाद बनता है, सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बन पाता है। कुछ टक्करों से केवल उत्पाद बनता है, और जिस टक्कर से उत्पाद बनता है वही कहलाती है प्रभावी टक्कर। क्या कहलाती है? प्रभावी टक्कर कहलाती है, जिससे उत्पाद बनता है। टक्कर तो सब में होगी, लेकिन कुछ टक्करों में ही हमने बताया कि यह अपक्रिया होगी, सभी टक्करों में अपक्रिया नहीं होगी। जिन टक्करों में अपक्रिया होगी वही कहलाती है क्या? प्रभावी टक्कर। बिना टकराए तो रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी, हमें लग रहा। पहली शर्त यही, अपक्रिया के टक्कर सिद्धांत में पहला नंबर यही लिखेंगे कि अपक्रिया होने के लिए अभिकारक के अणुओं में टक्कर होना आवश्यक है। पहला पार्ट यही रहेगा, टक्कर नहीं होगी। बताए दो आप अभिकारकों को मिला दिए, अलग अलग रखे तो अपक्रिया कहां होगी? जब एक में मिलाएंगे तो अभिकारक के जो दो अणु हैं वह आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे, और टकराने के बाद ही अपक्रिया होगी। अगर दोनों अलग अलग रह जाएंगे तो अपक्रिया होगी नहीं। तो पहला नंबर चलिए लिखते चलिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, कोई रासायनिक अपक्रिया होने के लिए, कोई रासायनिक अपक्रिया होने के लिए, कोई रासायनिक अपक्रिया होने के लिए अभिकारक के अणुओं के मध्य, अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। बताइए, पहला पार्ट समझ में आ गया ना कि टक्कर होना क्या है? आवश्यक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब बताइए, टक्कर तो सब में होगी, लेकिन हमने कहा कुछ टक्करों से ही उत्पाद बनेगा। कुछ टक्करों से ही क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा।
और जिन टक्करों से उत्पाद बनेगा वही कहलाती है क्या? प्रभावी टक्कर। तो दूसरा पार्ट लिखे चलिए, दूसरा नंबर, सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं, केवल कुछ टक्करों से उत्पाद बनते हैं, केवल कुछ टक्करों से उत्पाद बनते हैं। हो गया? केवल कुछ टक्करों से उत्पाद बनते हैं। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं, जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं वही प्रभावी टक्कर कहलाएगी। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं वही प्रभावी टक्कर कहलाएगी। प्रभावी टक्कर कहलाएगी। बोलिए, हमने बताया सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनेगा, जिन टक्करों से उत्पाद बनेगा वही क्या कहलाएगी? प्रभावी टक्कर। तीसरा नंबर डाल लीजिए। 2 नंबर तो समझ में आ गया होगा सबको। तीसरा क्या है? देखिए, जो प्रभावी टक्कर होती है, जिसमें टक्कर बहुत तीव्र होती है, उनमें देखा गया तो एक ऊर्जा रहेगी। बताइए, कभी भी 2 कण टकराएंगे जब आपस में, तो दोनों के पास बताइए ऊर्जा होगी कि नहीं? जिन कणों में कम ऊर्जा होगी वह धीरे से टकराएंगे, और जिन कणों में ज्यादा ऊर्जा होगी वह तीव्र वेग से टकराएंगे। तो आप एक लिमिट बना लीजिए। अगर देखा जाए प्रैक्टिकल के बेस पर, यह देखा गया कि जो बहुत तेजी से टकरा रहे हैं उनमें पता चला अभिक्रिया हो जा रही है, और जो धीरे से टकरा रहे हैं, जिनके पास ऊर्जा कम है, उनमें अभिक्रिया नहीं होगी। तो बताइए, आप कहेंगे ना कि एक लकीर कौन सी खींच दिया जाए जिससे अभिक्रिया हो और जिसके नीचे रहे तो अभिक्रिया ना हो? तो बताइए, एक ऊर्जा की आवश्यकता है कि नहीं? यानी टक्कर होने के लिए एक निश्चित, यानी किसी अभिक्रिया के होने के लिए जो टक्कर हो रही है उनमें एक निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, तभी यह जो है अभिक्रिया हो पाएगी। अगर उस ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। यही ऊर्जा जो आप बीच की ले रहे हैं, जिसके बाद अभिक्रिया होगी और जिसके नीचे अभिक्रिया नहीं होगी, यही कहलाती है क्या? सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। यानी ऊर्जा का वह स्तर जिसके बाद अभिक्रिया होगी और जिसके नीचे होने पर अभिक्रिया नहीं होगी, वही कहलाती है क्या? सक्रियण ऊर्जा। तो तीसरा पार्ट यही रहेगा। लिखवाएं तो फिर चलिए नोट करिए। प्रभावी टक्कर के लिए अभिकारक अणुओं के बीच, अभिकारक अणुओं के लिए लिखिएगा, अभिकारक अणुओं के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा, एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होना आवश्यक है। एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होना आवश्यक है। न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है। इसी न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब तो बताइए, परिभाषा आ जाएगी ना। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप लिखिएगा। इसी तरह देखिए, कुछ बनाया भी जाता है, हर चीज नहीं लिखवा दिया जाता है। तो बताइएगा कि अभिकारकों में किसी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारकों में टक्कर होना आवश्यक है।
कुछ टक्करों में अभिक्रिया होती है, उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्करों में जो है अभिकारक के अणुओं के बीच एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, जिससे यह टक्कर प्रभावी होती है, जिसमें उत्पाद बनता है। यही जो ऊर्जा है वह क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो आ जाएगा समझ में ना। यहां देखिए सक्रिय ऊर्जा क्या है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सक्रिय ऊर्जा है, अंडरलाइन करिएगा। कभी कभी अलग से टॉपिक पूछ लेता है सक्रिय ऊर्जा क्या है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हो गया। फिर चौथा नंबर लिखिएगा, फोर्थ पार्ट लिखिएगा। टक्कर होने पर अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का अनुकूल होना आवश्यक होगा। अनुकूल होना आवश्यक होगा। अनुकूल होना क्या है? आवश्यक होगा। देखिए अनुकूल का मतलब तो बाद में समझ में आएगा, हम बताएंगे अभिक्रिया कैसे कैसे होती है। यहां थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी अभी। जैसे यहां एक उदाहरण बता रहे हैं, NH3 होता है अब प्लस HCl रिएक्शन जब होता है तो क्या बन जाता है? NH4Cl बनता है। क्या बन जाता है? NH4Cl बन जाता है। ये अभी अभिक्रिया हो रही है। इसमें अगर आप विन्यास के हिसाब से चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। नाइट्रोजन देखा जाए तो इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 और 5 आएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन देखे इसमें हैं। यहां बल्कि स्टार से इसको दिखा रहे हैं। 2 हुआ, 3 हुआ और यह 4 और 1, यह मिलकर क्या हो गया? 5। अब देखिए जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके साथ लगता है तो देखिए सह संयोजक बंध बनाता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन देखिए यह साझेदारी करके बना लिया इस तरह। अब बताएं नाइट्रोजन के पास देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? अब HCl जब बनता है तो HCl देखिए H बांड Cl होता है, यानी H बांड Cl का मतलब है H और इस तरह एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? साझेदारी होती है। और इसके बाद जब यह मिलता है तो देखिए H जो पार्ट है यानी H इलेक्ट्रॉन वह इसके साथ जाएगा। तो अनुकूल का मतलब है यह इसके साथ, उसी को कहा जाता है दिक् विन्यास। कभी कभी बोलता है, नाम देता है, हम बता रहे हैं अलग अलग नाम है। दिक् विन्यास होना चाहिए साथ में। दिक् विन्यास का मतलब इसका विन्यास इसके साथ सही क्रम में होना चाहिए, और जब सही क्रम में आएगा तो H का मॉलिक्यूल इसके साथ लगेगा। तो ही H का मॉलिक्यूल जब इसके साथ लगेगा, आप समझिए H इलेक्ट्रॉन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास आएगा तो बताइए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में तो 8 हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी कि नहीं? तो जब यह लेकर के आता है और बना लेता है NH4 तो इस पर देखिए प्लस चार्ज लग जाता है। वही जो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया वही क्या करेगा? त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो NH4 प्लस बना लिया। और Cl के पास बताइए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं? यहां से एक हट जाएगा, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। तो कमी हो जाएगी तो वह Cl-1 बनाएगा और दोनों मिलाकर क्या बना लेते हैं? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसका नाम लिया जाता है। तो इस तरह रहेगा। यह आप लोगों को आगे बताया जाएगा, लेकिन यहां समझने के लिए आप लोगों को इतना समझना जरूरी रहेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए टक्कर सिद्धांत यह रहेगा। फिर इसके बाद अगली हेडिंग जब बताएंगे, आज तो इतना ही बताएंगे, अगली हेडिंग डाल लीजिए कल के लिए, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। स्टेप डाल लीजिएगा, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो कल देखिए हम अभिक्रिया दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद इसका पूरा विस्तार किया जाएगा। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।